जय गुरुदेव। हाँ, तो हम शुरू कर देते हैं। लोग ज्वाइन करते जाएंगे, हम ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं, है ना? यस। हाँ। जय गुरुदेव सुषमा जी, जय गुरुदेव नीलिमा जी, कल्पना जी, है ना? सुषमा जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। सुषमा जी से मैं पिछले 8-9 साल से जुड़ी हुई हूँ। सुषमा जी एक नाड़ी वैद्य हैं और वो बहुत अच्छी नाड़ी देखती है। बहुत सारे मेरी पूरी फैमिली उनके साथ जुड़ी हुई है और उनसे हम बहुत सारे फायदे ले चुके हैं। और जब भी कुछ होता है तो हम सुषमा जी को तुरंत परेशान कर देते हैं। तो और सुषमा जी आयुर्वेदा में एमडी हैं, वो अपनी खुद की मेडिसिन भी बनाती हैं, खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करती हैं। सब लोग अपने आप को, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे क्या प्लीज? बहुत सारी और वो यहाँ पर जो दीदी आप म्यूट हो गए हो। निधि दी अपना माइक। हाँ, अभी ठीक है ना? यस यस। हाँ, सुषमा जी अपनी मेडिसिन बनाती हैं और सुषमा जी अभी जो एमपी का विकी एमपी काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट है, फूड एंड न्यूट्रिशन विंग की। और आज ही हमें एक गुड न्यूज मिली है कि उनको एक अवार्ड भी मिला है। सुषमा जी बताएंगी उसके बारे में। वेलकम सुषमा जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप अनम्यूट करिए सुषमा जी अपने आप को। थैंक यू निधि जी फॉर सच ए वार्म वेलकम। और काफी तारीफ कर दी आपने मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे परेशान करते हो, ये हमारा फर्ज है आप लोगों का इलाज करना। और सबको नमस्ते, सबको जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव। हेलो। माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा सिंधिलवाल, मैं एमडी हूँ आयुर्वेद में और पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी मैंने हार्ट ऑफ लिविंग आश्रम में गुरुजी के सानिध्य में सीखी थी। और अभी जो जिस अवार्ड की बात कर रहे हैं वो हमने ह्यूमन लॉन्गेस्ट चेन बनाई थी। इंडिया का ज्योग्राफिक मैप था दिव्य शक्ति पीठ पे इंदौर में, वहां पर हमने पूरा 5000 लोगों ने मिलकर एक पूरा इंडिया का बायोलॉजिकल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया था। तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसका सर्टिफिकेट आज आया जिसकी बधाई आप दे रहे हो निधि जी, थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग हैबिट्स, राइट? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स या हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल। ओके, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि ईटिंग हेल्दी इज जस्ट नॉट वन थिंग। आयुर्वेद में बहुत अच्छा श्लोक बोला गया है, हेल्दी कौन है, हु इज हेल्दी? तो WHO ने क्या बोला कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease और infirmity। आयुर्वेदा क्या कहता है? सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ थे। मतलब जिसके तीनों दोष वात पित्त और कफ, आयुर्वेद जिनसे मानता है कि हमारी उत्पत्ति हुई है। डाइट की बात हम करेंगे तो हमें वात पित्त कफ पता होना चाहिए, ठीक है? तो वात पित्त कफ क्या है, एक छोटा सा बस मैं बताऊंगी। वात यानी जितने भी मूवमेंट्स आपके अंदर हो रहे हैं, चाहे बॉडी के अंदर हो रहे हैं चाहे बाहर हो रहे हैं, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, आईज ब्लिंक कर रही हूँ, या हम पानी पीते हैं, पानी का अंदर जाना, खाना का अंदर जाना, इधर से उधर हार्मोन्स का चलना, ब्लड इधर से सर्कुलेट होना, है ना, हमारे थॉट्स का सर्कुलेशन, एवरीथिंग, जितने मूवमेंट्स है वो कौन देख रहा है? वात देख रहा है, ठीक है? और जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो कौन देख रहा है? पित्त देख रहा है। चाहे वो हम आईज में इमेज बना रहे हैं, चाहे हम डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, वो जितना भी प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्रेन में एनालिसिस चल रही है, वो सारा कुछ होता है पित्त की वजह से। और कफ क्या करता है? कफ हमें ओके,
कफ कफ हमें स्टेबिलिटी देता है, कफ हमें स्थिरता देता है, हमारे सारे जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, हम ना आगे गिरते हैं ना हम पीछे गिरते हैं। ये स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? कफ देता है। हमारे मन में स्थिरता, हमारे दिमाग में स्थिरता, हमें चीजें याद रहना, हर ऑर्गन का अपनी जगह फिक्स्ड रहना, जॉइंट्स का आपस में मिलके रहना, सबका मिलके काम करना, ये सब देखता है हमारा कफ। और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बॉडी के अपर पार्ट, चेस्ट से लेके हेड तक कफ का मेन लोकेशन है। देन चेस्ट से लेके लोअर अम्लाइकस तक पित्त का रीजन है और उसके नीचे वात का रीजन है। तो इन तीनों दोषों का सम रहना ही आपको स्वस्थ बनाता है। इनमें से तीनों दोष में से एक भी अगर दोष इम्बैलेंस्ड है तो आप अस्वस्थ हो जाते हो। ठीक है, तो सम दोष, तीनों दोषों का बैलेंस। दूसरा है सम अग्नि, अग्नि का सम रहना, मीन्स अग्नि जो हमारे अंदर पाचन शक्ति है उसका ना बढ़ना ना घटना, मेंटेन रहना। कभी आप बोलोगे बहुत अच्छी भूख लगती है, कभी आप बोलोगे कि भूख कम लगती है, दिस शोज कि अग्नि सम नहीं है। कभी आप कहोगे अच्छा डाइजेशन है, कभी अच्छा डाइजेशन नहीं, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी नहीं है, दिस शोज अग्नि सम नहीं है। सम धातु, हमारे शरीर में 8 धातुएं हैं जिनसे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ओके, तो ये 8 धातुएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। तो इनका भी सही प्रमाण में होना जरूरी है। आप देखो, कब सुनते होंगे आप, किसी का ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया है ना, किसी का एक्स्ट्रा हड्डियां उग रही है, ओके, कभी किसी के जॉइंट में से लिक्विड कम हो रहा है, किसी का स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो दीज आर ऑल व्हाट, धातुओं का सम न होना। तो और मलह क्रिया, हमारे 3 मल होते हैं, है ना, मूत्र, स्वेद और मल, स्टूल, यूरिन और स्वेट, ये तीनों हमारे मेजर मल होते हैं जिनका शरीर से प्रॉपर निष्कासन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी गलत है, अगर आपको बार बार लूज मोशंस होते हैं तो भी गलत है, बार बार यूरिनेशन होना भी बताता है कि कोई प्रॉब्लम है, यूरिन न होना, कम होना भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना भी प्रॉब्लम है, कम होना भी प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि इन सबका सम रहना इज स्वस्थ। और सेकंड पार्ट है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मतलब जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न है वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो आयुर्वेद में इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया है स्वस्थ का कि जिसकी शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ हो वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक है, अब हम प्रकृति की बात करें, क्योंकि हम डाइट की बात तब करेंगे जब हमें प्रकृति समझ में आएगी। प्रकृति 7 तरह की होती है। प्रकृति कब बनती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में बन जाता है, जैसे ही स्पर्म ओवम मिलते हैं उस समय ही प्रकृति बन जाती है, राइट। सो प्रकृति डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, माँ बाप की प्रकृति पर भी, पूर्वजों की प्रकृति पर भी, जीन्स कौन से आए हैं आपके पास, माँ उस समय 9 महीने किस माहौल में रही है, क्या उसने खाया पिया है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस थी और किस तरह के आचार विचार उसने फॉलो किया है, जन्म के वक्त कैसा माहौल था, या वो कितने स्ट्रेस फ्री होके उसने आपको जन्म दिया, उस समय वेदर कैसा था, उन सब पे डिपेंड करती है आपकी प्रकृति। ओके, तो प्रकृति 7 तरह की होती है। जो मैंने 3 दोष बताए थे उनके कॉम्बिनेशन से प्रकृति बनती है। वात, पित्त और कफ, ये 3 सिंगल प्रकृति होती है। देन वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज, ये 3 मिश्रण वाली प्रकृति होती है। और 7वीं होती है वात पित्त कफ सम। इसमें तो वात पित्त कफ सम बहुत कम लोगों की होती है, ऋषि मुनियों की होती है मोस्टली, जो कि बहुत बैलेंस्ड होते हैं। बाकी आमतौर पर 90% लोगों की प्रकृति वातज पित्त मतलब डुअल होती है, वात पित्तज, पित्त कफज या फिर कफ वातज। तो उसके हिसाब से हमारी डाइट होती है। ठीक है, देखो नॉर्मली मैं ये बोलती हूँ हेल्थ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि हमने हेल्थ की डेफिनेशन भी वही समझी है। एक होती है मेंटल हेल्थ, एक होती है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी जो सबके लिए बहुत 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 फायदेमंद होता है, जो हम सबको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करता है। तो मेंटली आपको फिट रहना है तो कुछ टेक अवेज आप जरूर रखो कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय, ये आर्ट ऑफ लिविंग का मंत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये रियली वर्क करता है। आप किसी को भी इस दुनिया में चेंज नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज दे आर, जो व्यक्ति और सिचुएशन जैसी है उसे एक्सेप्ट करिए। आपको वही फैमिली, वही 4 लोग, वही 8 लोग क्यों मिले, क्योंकि उनसे ही आपकी लेनी देनी है, तो क्यों ना उनको हम एक्सेप्ट करें। क्यों चेंज करना चाहते हैं हम उनको, कोई चेंज नहीं होता है। ओके,
दूसरा, nobody can give you सर्टिफिकेट, कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता अच्छे और बुरे होने का। किसी की भी ओपिनियन का फुटबॉल मत बनिए कि इसने ये कहा तो आपने वो कर लिया, इसने वो कहा तो वो कर लिया, किसी ने बढ़ाई करी तो आप खुश हो गए, किसी ने बुराई करी तो आप दुखी हो गए। डोंट डू दैट, ओके। आप अपना ओपिनियन खुद बनाइए कि आप क्या हो, अगर आपको लगता है आप सही हो तो बस सही हो। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ पर। 5 R हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए अगर आपको फिजिकली हेल्दी रहना है तो। राइट डाइट, राइट वर्क, राइट स्लीप, राइट थिंकिंग एंड राइट ब्रीदिंग। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी डाइट पर, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग्स और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, सो व्हाट इज ईटिंग राइट? ईटिंग राइट क्या होता है? एक्चुअली ईटिंग राइट ऐसे पर्टिकुलरली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम बोलेंगे दिस इज द बेस्ट हैबिट या दिस इज द बेस्ट ईटिंग फिनोमिना। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट्स वेरी इंडिविजुअल। सब एज है, सेक्स है, आप क्या काम करते हो और आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपका बॉडी आप जहाँ रहते हो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, सीजन कौन सा चल रहा है, डे एंड नाइट क्या चल रहा है, हेल्थ आपकी कैसी है, आप कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हो, उसके हिसाब से डाइट्स अलग अलग रहती है। ओके, लेकिन मैं एक जनरल फिनोमिना जो जनरली मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ, वो एक फिक्स पैटर्न कर लेती हूँ कि ये चीज तो सबको नहीं खानी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकृति का हो, क्योंकि हर कोई प्रकृति की परीक्षा तो करवा नहीं पा रहा है, हर कोई अपनी प्रकृति जान नहीं पाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है? अनलेस अनटिल आप किसी नाड़ी वैद्य से, जैसा हमारे पास आके अपनी नाड़ी चेक कराओगे, तो आपको प्रकृति पता चलेगी, उसके हिसाब से आप डाइट डिसाइड करेंगे, राइट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हर किसी को अवॉइड करनी चाहिए, वो है एसिडिक फूड। और एसिडिक फूड में क्या क्या आता है जो हर किसी को अवॉइड करना चाहिए? सबको आ रही है ना मेरी आवाज? ओके, इसमें ना जो वर्चुअल होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि हम ही बोल रहे हैं, पता नहीं सबको आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ओके, सो कुछ एसिडिक फूड हैं जो आप सबको अवॉइड करने चाहिए, हम सबको अवॉइड करने चाहिए, चाहे हम स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, चाहे हमारे कोई बीमारी हो चाहे हमें कोई बीमारी ना हो, हमें सबको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप जब अवॉइड करना शुरू करेंगे ना, तब आप महसूस करोगे कि इनको खाने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो सबसे पहली चीज टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैदा, ब्रेड, बिस्किट, है ना, बासी खाना। 4 से 5 घंटे के बाद आपका बनाया हुआ खाना बासी हो जाता है, सो प्लीज उसे न खाएं। पैकेज्ड फूड, जितना भी पैकेज्ड फूड है, जो टेट्रा पैक है या जिप है या फिर जो जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डले होते हैं, प्लीज डोंट ईट। पाम ऑयल के बारे में अभी काफी अवेयरनेस आ गई है, पाम ऑयल भी अपनी हर चीज में डलता है, इंडिया के बाहर बैन है, पर इंडिया में बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी ब्रांड्स उसको यूज कर रही है और सब बच्चे बड़े सब खा रहे हैं शौक से। आप देखिए ना, चिप्स का एक टुकड़ा खाते हो आप, पहले तो मना करते हो, फिर जैसे एक टुकड़ा खाते हो आपको मन करता है और खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें टेस्ट इनहांसर्स डले होते हैं जो आपके टंग पे, टेस्ट बड्स के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, आप एकदम वो एक्टिवेट हो जाते हैं वो, और उन्हें और चाहिए वाला फील आता है, तो आप और खाते जाते हो। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज सबको पता है कि कैसे डीप फ्रीज करके हम रख रहे हैं आलू के टुकड़ों को। हम घर में आलू फ्रिज में आप कितने दिन रखते हो या फ्रीजर में कितने दिन रख के यूज कर सकते हो? नहीं करते हो। लेकिन बाजार से लाए हुआ आप स्माइलीज है, फ्रेंच फ्राइज है, उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। क्यों? बल्कि आपको पता है कि वो अच्छा नहीं है, उसके बाद भी आप बच्चों को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि फ्रोजन फूड इंडिया से बाहर की कंट्रीज के लिए है। इंडिया में आपके यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेट रीजन में हम रहते हैं, तो प्लीज फ्रेश फूड खाइए, सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, और हो सके तो ऑर्गेनिक खाइए। अब तो ऑर्गेनिक वेंडर्स भी इतने सारे हैं, जैसे हमें निधि जी हैं, उनका ग्रुप है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब इतना इजी हो गया है मिलना, पहले जरूर बहुत कम लोग थे, पर अब तो हर किसी में अवेयरनेस आ गई है। तो प्लीज जितना आप केमिकल से दूर रह सकते हैं, जितना आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं, प्लीज ट्राई टू हैव दोज फूड ओनली। देन जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं वो अवॉइड करें।
होटल का फूड आप जितनी कोशिश हो सकती है अवॉइड करें। अगर लगता है कि नहीं हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो सिलेक्ट करें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सब चीज पे टूट पड़ना नहीं है। ओके जितना जंक है, जितने सॉसेज, अब सॉसेज क्या वैरायटी देखिए, आप शॉप पे जाइए, मियोनीज है, मस्टर्ड सॉस, आई डोंट नो कितनी वैरायटी के सॉस है, मुझे ज्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं लाती ही नहीं हूँ घर पर। उन सब में भी आपके प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डले हुए हैं। सो ये सब सॉसेस जितने टेस्टी लगते हैं ना उतने ही हार्मफुल हैं आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। मोस्टली बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज एसिडिक थिंग्स जितना आप अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आज कहीं जाना है और ये सब खाने में आने वाला है, तो उसके पहले अपनी डाइट में आप फ्रूट, सैलेड्स, ग्रीन जूसेस ये सब इंक्लूड करिए, जिनको मैं अल्कलाइन फूड बोलती हूँ। और मतलब ये अल्कलाइन फूड हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं। और अल्कलाइन और एसिडिक का चक्कर क्या है, हमारी बॉडी में एसिडिक मीडिया जब भी बढ़ेगा वही बीमारियों को घर देता है, वही बीमारियों को और हमारे वायरस बैक्टीरियाज को खाना देता है। ठीक है, तो उस समय आपको एसिडिक फूड को अवॉइड जितना कर सकते हैं करना चाहिए, और अल्कलाइन फूड जितना हमारी डाइट में बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन मीडिया जितना रहेगा हमारी बॉडी में उतना बीमारियां नहीं होने के फुल चांसेस रहते हैं। तो हमें तो किसी को बीमार होना ही नहीं है ना, हम सबको तो हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है। तो अल्कलाइन फूड कौन कौन से हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली खाने लायक है, उन्हें बहुत प्रोसेसिंग नहीं करनी होती है, कम से कम प्रोसेस से उन्हें हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो अल्कलाइन फूड क्या क्या है, सैलेड, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बटर मिल्क, कर्ड, पनीर, स्प्राउट्स। इसके साथ में ग्रीन जूस बना, मैं ग्रीन जूस जरूर बोलती हूँ सबको कि सुबह उठ के विद इन लाइक 1-2 घंटे के अंदर एक ग्रीन जूस जरूर सब लोग पिया करें। उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, सीजनल जितने भी चीजें हैं, जैसे अभी पालक आ रही है, मेथी आ रही है, कुकुम्बर, गाजर, टमाटो, लौकी, आपको जो सब्जियां डाल के उनको जूसर में चलाना है, आपको पल्प फेंकना नहीं है, जूसर में चला के एज होल 1 गिलास आप सुबह पियो खाली पेट, मतलब नाश्ते के 1-2 घंटे पहले। और एक और सजेशन दूंगी मैं, मैंने ये किस पे काम भी किया है, कि एक विंडो बना लीजिए आप कि हमें 10 से लेके शाम को 6 बजे तक खाना है या 6:30 तक खाना है। सूर्यास्त असली फंडा ये है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, सूर्यास्त के पहले खाना है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद में देखिए हमारे तो तीनों दोष है ना बॉडी के अंदर, ऐसे ही टाइम पर, सीजन पर भी उन दोषों का प्रभाव रहता है। जैसे सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कफ का काल रहता है। ठीक है, तो कफ के काल में आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको उठ के एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है। तो आप जितना एक्टिविटी करेंगे, जितना अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, उतना आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो उस समय आपको बहुत लाइट फूड खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट किंग जैसा जो बात थी ना, वो पहले के लोगों के लिए थी जो खूब लेबोरियस थे, जो 4 बजे उठते थे, ठीक है, और जो खूब मेहनत करते थे, उनको ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए। और किंग जैसा मतलब इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी ऑफ फूड। जैसे किंग क्या खा सकता है, क्या खाता होगा, क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, ये सब किंग फूड माने जाते हैं। ये सब हम लोगों को सुबह सुबह खाने चाहिए। जो मैंने आपको जूस बताया वो जूस आप लीजिए, और उसके बाद कुछ भिगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाइए, और साथ में एक फल जरूर खाइए। दिस शुड बी योर ब्रेकफास्ट। और उसके साथ आपको छाछ लेना है, दूध लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए अगर कोई लेबोरियस है, कोई फार्मर है, फार्मिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल दूध ले सकता है, दूध पचा सकता है। लेकिन आप और हम जैसे लोग जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, उन्हें थोड़ा दूध कम कर देना चाहिए अब, क्योंकि हम पचा नहीं पा रहे हैं दूध को। जितने भी लोगों को ब्लॉटिंग होती है, गैसेस होती है, उन्हें कोशिश करके देखना चाहिए कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े से कम करके देखें, क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा है कि जो उसे पचा सके वही खाए, क्लियर लिखा हुआ है आयुर्वेद में। इट्स नॉट वेगनिज्म या नॉन वेगन, मैं उस पर नहीं बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि आप जो पचा सकते हो ना वो खाओ, क्योंकि आपका गट खुद बोलता है, खुद बोलता है कि मुझे ये नहीं सूट कर रहा है। जैसे मुझे चाय सूट नहीं करती है, मैं तो खुद उसको एसिडिक की लिस्ट में सबसे पहला नंबर मानती हूँ। चाय पिया और एसिडिटी होती है, एसिड शूट करता है ना, पेट में ब्लॉटिंग सी होने लगती है मुझे, आई डोंट नो बाकियों को। कुछ पेशेंट मेरे 4-4, 5-5, 6-6 कप पीते हैं, और मुझे क्या बोलते हैं, नहीं मैम ज्यादा नहीं पीते, 4 कप ही पीते हैं। अरे तो कितने 4 भगोने पीना है क्या? तो टी
इतनी नुकसानदायक है। दूसरी चीज क्या होती है, हमारा स्टमक हर 3 घंटे में एसिड रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं उसको, लाइक मैं नहीं कह रही कि हर 3 घंटे में खाना है, लेकिन कभी फ्रूट है, कभी सैलेड है, कभी नट्स है, कुछ ऐसे हल्की फुल्की चीजें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में खाते रहना पड़ेगा। ओके, तो फिर अनम्यूट हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आप 6 से 10 के बीच में जो कफ का टाइम है उसमें 1 घंटा वर्कआउट का निकालें, और 10 से 2 जो है वो पित्त का टाइम है। उसके बाद जो आप खाते हो ना 10 से 2 के बीच में, वो आपको बहुत अच्छे से पचता है, तो दैट यू शुड ईट, दैट टाइम यू शुड ईट। सो मील शुड बी वेरी गुड। लंच हमारा मेजर मील होता है, तो उसमें आपको फुल डाइट लेनी चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड, सब चीज अच्छे से खाओ आप, दही वही के सब चीज खाओ आप, ठीक है, उसकी मनाही नहीं है। देन 2 से 6 जो होता है वो हमारे वात का टाइम होता है, ठीक है। तो वात के समय क्या होता है, जो भी आपने खाया है ना वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद 6 से 10 रात का जो टाइम होता है वो कफ का काल होता है, इसलिए डिनर फिर लाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि कफ ऑलरेडी बॉडी में बढ़ा हुआ है। फिर आप हैवी खा लेते हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सब बच्चे हैं जेंट्स सब बाहर रहते हैं, तो व्हाट पीपल डू, रात को हैवी बनाते हैं, है ना, रात को डिशेस बनाएंगे। रात को नहीं बनाया, अब रात को पचेगा ही नहीं उसे, तो आप ना भले हफ्ते में 1 दिन खा लो, संडे टू संडे सब फैमिली बैठ के हैवी फूड लंच में, या मतलब लंच में खा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर सुबह 2 से 6 का जो टाइम होता है, एक मिनट, रात को 10 से 2 का जो टाइम होता है वो पित्त का टाइम होता है, एंड दैट पित्त इज नॉट फॉर ईटिंग, दैट इज नॉट फॉर मेटाबॉलिज्म, एक्सटर्नल मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं, वो इंटरनल मेटाबॉलिज्म के लिए। बॉडी का क्लींजिंग टाइम शुरू होता है रात को 10 बजे से, इसलिए एवरीबॉडी शुड स्लीप बाय 10, क्योंकि हर ऑर्गन का अपना अपना टाइम होता है क्लीनिंग का। जितना देर आप सो रहे हो, 10 से 11 सो रहे हो तो पेनक्रियास की क्लीनिंग हट जाती है ना, 11 के बाद 12 बजे सो रहे हो तो दूसरे ऑर्गन की क्लीनिंग हट जाती है। आप उस ऑर्गन की क्लीनिंग को रोकते हो, और आप जगते हो तो कुछ ना कुछ मंचिंग कर लेते हो, तो पूरी एनर्जी फिर जो आपने खाया है उसको पचाने में चली जाती है, तो उस दिन का डिटॉक्सिफिकेशन आपका रह जाता है। इसीलिए आपको पता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी इस बायोलॉजिकल क्लॉक का उल्लंघन कर रहे हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी अंदर की क्लॉक बाहर सन रेस के साथ चल रही है। When sun rises, we should rise. When sun sets, we should set down all the things. जितना आप लाइट मोड पे जा सकते हैं सूर्यास्त के बाद, उतना लाइट मोड पे जाना चाहिए। इसे 10 से 6 का टाइम दिया है काम करने का, लेकिन कुछ लोग की लाइफस्टाइल में 10-10 11-11 बजे तक काम करने का, इसलिए वो लोग मेंटली भी स्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि 6-7 बजे के बाद ना जब सूर्यास्त हो जाता है, यू शुड बी इन अ वेरी लाइट मोड, म्यूजिक सत्संग, है ना, ये सब चीजें, रिक्रिएशन, फैमिली टाइम, अपना टहलना फैमिली के साथ, अच्छी अच्छी चीजें सुनना, भजन कीर्तन करना, ये सब होना चाहिए। और फिर 10 बजे आप सो जाओ। नो मोबाइल, नो लैपटॉप्स, नो गैजेट्स, दिस शुड बी दी लाइफ। कुछ लोगों को ये लाइफ बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको पता है क्या है, 45 के बाद ना जब आपकी बॉडी में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, किसी को शुगर हो रही है, जैसे अभी हमारे फ्रेंड सर्कल में हम देख रहे हैं, मैं बहुत लोगों से मतलब कई बार हम लोग बड़ा वो रिएक्ट भी वैसे ही करते हैं, तुम एंजॉय नहीं करते हो लाइफ को। मैंने कहा सबके एंजॉयमेंट के मायने अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ को लगता है कि शिव पुराण 60-70 में पढ़ना चाहिए। मैं कहती हूँ जिसने पूरे जीवन भर नहीं पढ़ा है उसको 60-70 में वो मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो बोलते हैं ये तो 60-70 के एज वालों की चीज है, तो मैंने उनके यहाँ जाके उनके अंकल जी को गिफ्ट कर दी। और अंकल जी से पूछो तो सही, उन्हें इंटरेस्ट है क्या 60-70 के एज में शिव पुराण पढ़ने का, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक चॉइस, इट्स नॉट चॉइस कि आपको अच्छा पढ़ना चाहिए या अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, इट्स नॉट चॉइस, इट शुड बी, ये हमारी चॉइस हम सिलेक्ट करें ऐसा नहीं है, यही होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब 45-55 में या 45-50 में जब आपको शरीर में तकलीफें आती है ना, जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड को ब्लड प्रेशर हो गया या एक को कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो नाउ दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर डाइट लाइफस्टाइल शेड्यूल, तो आपको वार्निंग वॉक चाहिए क्या, मॉर्निंग वॉक नहीं पसंद है आपको, क्यों, क्योंकि मैं तो स्वस्थ हूँ। जब वार्निंग मिलेगी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपके ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, या आपका बीपी बहुत शूट करेगा, दवाई के बाद भी नीचे नहीं आएगा, तब आप जागोगे। तो बेटर है ना, जब आप 45-55 में जाग ही रहे हो अब, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा 30-35 में जाग जाओ, या अपने बच्चों को शुरू से एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल दे दो ताकि वो बीमार ना पड़े। देखिए जीन्स तो हमारे पास सबके हैं,
6 से 7 8 पुश्तों तक के जीन्स हमारे पास है। तो कौन सी बीमारी के जीन्स नहीं है हमारे पास, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आप किसी का सुनते होंगे कि उसको कैंसर हो गया, इसको ये बीमारी हो गई, तो सोचते हैं यार इसके खानदान में तो कोई भी नहीं है जिसको कैंसर हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पता नहीं किसकी जीन्स बोल रहे हैं, कौन सी जीन्स बोल रहे हैं, लेकिन जीन्स आर लाइक, जैसे आपको गिफ्ट मिलता है ना बर्थडे पर, खूब सारे गिफ्ट मिलते हैं। जैसे कि मेरे बेटे का बर्थडे था, 15-20 गिफ्ट है, उसके जितने फ्रेंड्स हैं उतने। पर क्या सब गिफ्ट आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, कुछ गिफ्ट को आप उठा के रख देते हो, कुछ गिफ्ट को सोचते हो कि पास ऑन कर देंगे किसी को, ठीक है। कुछ ही गिफ्ट होते हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं, जिनको आप खोलते हो और यूज करते हो। तो जीन्स भी वही चीज है। आपको हर जीन्स को वेलकम थोड़ी करना है पेरेंट्स से दिया हुआ। आप जब तक उसको एक्सपोजर नहीं दोगे, आप वैसी लाइफस्टाइल, वैसी थॉट प्रोसेस नहीं दोगे, वो जीन्स बीमारी वाली जीन्स हमारे शरीर में नहीं आएंगे। तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी ऋतुचर्या जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, आपको कोई ना कोई बीमारी घर करेगी। और मैं आपको बता रही हूँ 80% क्या 90% प्रॉब्लम्स जो है वो डाइट की वजह से आ रही है। मतलब हमारी 6 इंच की जीभ हमारे 6 फुट के शरीर को बर्बाद कर रही है। तो क्या हम इतना सा कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी जीभ पर? और मैं आपको शर्त लगाती हूँ, जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया ना जीभ को, आपके अंदर से कोई चीज आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेगी, और आप गुड फील करोगे, और आपको और मतलब एंथुजियाज्म आएगा लाइफ में, आप इंजॉय करोगे लाइफ को। इट्स नॉट कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको लगेगा कि मैं जीत लिया हूँ, पूरी वर्ल्ड को जीत लिया हूँ। जब आप अपने आप को, अपने मन को, अपनी जीभ को जीत लोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं पूरी दुनिया को जीत लिया हूँ। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट, लंच और इनका शेड्यूल, थोड़ा आप उसको फॉलो करें। खाने की कोई मनाही नहीं है। जो चीजें एसिडिक है वो हर व्यक्ति को अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे बीमार हो। खाइए आप सब कुछ, फ्रेश खाइए, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए, 2 फल जरूर खाओ दिन भर में, ड्राई फ्रूट्स भिगो के जरूर खाइए, ठीक है। हम कमा किस ले रहे हैं? अपने लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो थोड़ा बहुत अपने पर खर्च भी करिए। अब हम बात करते हैं दिनचर्या की। तो दिनचर्या मेरे हिसाब से, कल ही एक मैंने सेशन अटेंड किया जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई मुझे। मतलब सूर्योदय के पहले तो उठना ही चाहिए। वो कहते हैं कि वेद पुराण इन सब में लिखा है कि सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। संसार आपको देखे उसके पहले ईश्वर को आपको देख लेना चाहिए। उठ के स्नान करके फिर आप अपने इष्ट देव को पूजो, या जिनको भी आप शक्ति मानते हो, जिनको भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, उनको आप आराधना करो। माला करना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी करनी है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में जो सुबह 2 से 6 का टाइम होता है ना, वो वात का होता है। तो हम बहुत रिसेप्टिव मोड पे होते हैं। वॉट एवर यू थ्रो आउट ऑफ योर बॉडी, वो आपको मिलता है पूरा। तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप अपने आसपास निकालोगे ना, उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। तो 2 से 6 का जो टाइम होता है ना, उसमें 2 बजे तो उठने नहीं बोल रही मैं, पर हाँ 6 साढ़े 6 बजे सूर्योदय होता है, तो आप 4:30-5 बजे उठो, और आप नहाकर जो भी आपको ध्यान करना है, साधना करनी, जो करना है आप करिए। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करिए। आपको लगेगा कि आपने जीवन में जितने साल ये नहीं किया था ना, वो वेस्ट कर दिया है। तो जस्ट कुछ टेक अवेज आप लेके जाइए और इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। बस अपने आप को मौका दीजिए 10 दिन का, कि 10 दिन मैं इसको फॉलो करके देखती हूँ क्या लगता है। अगर आपकी बॉडी, आपके एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स आपको थैंक यू नहीं बोले ना, तो आप बताइएगा मुझे, मुझे याद जरूर करना। देखिए, उठते साथ आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं करना है। उठिए और सबसे पहले ना ऑयल पुलिंग करिए, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी को हमने इतना कुछ खिला खिला के ना इंजर कर दिया है। उसका डिटॉक्स करने के लिए 2 चम्मच नारियल तेल लीजिए और मुंह में भरिए और गोल गोल उसको घुमाइए। और फिर उसके बाद जब मुंह भर जाए, आपका इतना सलाइवेशन हो जाता है कि मुंह भर जाए, तब उसको स्पिट आउट कर दीजिए। उसके 10 से 15 मिनट बाद आप पानी पीजिए 2 ग्लास, और उसके बाद आप फ्रेश हो, आपको ब्रश दातुन जो करना है, नहा धो के बढ़िया उपटन वगैरह लगा के जो करना है आप नहा के आओ, और फिर अपनी साधना करो। देन गो फॉर वर्कआउट, है ना। दिस शुड बी अ मॉर्निंग शेड्यूल। देन हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, जिसे मैंने किंग वाला ब्रेकफास्ट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, किंग साइज मीन्स किंग क्वालिटी, ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए, और साथ में कुछ फ्रूट्स और छाछ या दही, जो छाछ या मिल्क जो आपको लेना है वो लीजिए। दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन सब कुछ आ गया। जिनको एसिडिटी होती है ना, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताती हूँ। 1 केला, 1 बनाना, ओके, और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे 5 बादाम, 2 अंजीर और 3-4 अखरोट, मतलब अगर टूटे हुए हैं तो अदरवाइज 2 अखरोट, और खजूर, मुनक्का, ये सबको अच्छा बड़ी बारीक चॉप कर लीजिए।
इन सबको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से उसको मिला लीजिए और उसको खाइए। वर्ल्ड का सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट है ये, इतना टेस्टी लगता है ये। और इस घी से आई बेट ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा अगर काऊ घी है तो। ओके, और ये आप खाओ, 10 दिन खाओ, आपको एसिडिटी में ग्रॉस चेंज मिलेगा। पोहा, उपमा, ये सब ना एक्चुअली में सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आप भले ही फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा ली, उसके बाद आपकी इच्छा होती है तो एक बार आप खा लीजिए उपमा, पोहा या डोसा वगैरह जो भी आप बनाते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले खाली पेट में आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स डालिए अपने स्टमक में, ठीक है? क्योंकि रात भर का ना स्टमक में एसिड पड़ा होता है, तो जब आप चाय डालते हो ना, उसमें चाय भी एसिडिक होती है। चाय के बारे में पता है कि नहीं पता है? दे आर अल्डिहाइड लीव्स। चाय पत्ती जो होती है वो अल्डिहाइड लीव्स होती है। जब आप उसको बॉईल करते हो तो वो एसिडिक हो जाती है। आपने वो केटली वाला सिस्टम देखा है? गर्म पानी करते हैं लोग और उसमें चाय पत्ती डाल के ढक देते हैं, वो चाय फिर भी नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, बॉईल कर करके उकाल उकाल के जो हम चाय बनाते हैं ना, जितनी बार उकालते हैं उतनी बार उसमें एसिड डेवलप होता है। तो रात भर का एसिड पड़ा है, मैंने कहा था कि 3 घंटे में एसिड सिक्रीट होता है। अब रात को आपने 7-8 बजे खाना खाया है और सुबह आप 6-7 बजे चाय पी रहे हो, मतलब 10-12 घंटे का स्टमक में एसिड पड़ा हुआ है। अब एसिड पड़ा है, उसके बाद ऊपर से चाय डालोगे तो बवाल तो मचेगा ही, वोल्केनो तो आएगा ही आएगा। तो थॉट का वोल्केनो आए चाहे कैसा ही वोल्केनो आए, शरीर में आप उथल पुथल मचाते हो। तो अब तक पी रहे हैं पर कुछ हुआ नहीं है ऐसा आपको लगता है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है वो आपको एकदम सरप्राइज के फॉर्म में सामने आता है। एकदम से आपको पता चलता है आपको अटैक आ गया, एकदम से पता चलता है आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, एकदम से पता चलता है बीपी इतना बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, डायबिटीज हो गया है। ये सब एकदम से नहीं होता है, ये 10-15 साल की प्रोसेस से होता है, जिसमें बॉडी एडजस्ट करती रहती है, बॉडी अपने लेवल पे सुधारती रहती है। और जब बॉडी को लगता है कि अब मेरा बस नहीं चल रहा है, अब मेरे कंट्रोल से सब चीजें बाहर हो गई है, तो फिर वो आपको डिजीज के फॉर्म में सामने दिखता है। सो इट्स नॉट 1 डे प्रोसेस, इट्स अ 15 to 20 ईयर प्रोसेस। तो कुछ कुछ चीजें डाइट की जो आप फॉलो कर लोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। जैसे आप हर ऋतु का अपना अपना डाइट पैटर्न होता है। जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी हेमंत ऋतु चल रही है, इसको मिड नवंबर से मिड जनवरी का मानते हैं हेमंत ऋतु को, लेट ऑटम या प्री विंटर बोलते हैं इसको। तो इस समय हमारे शरीर में पृथ्वी और जल की प्रधानता रहती है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल रहता है हमारे अंदर साल भर का, हाईएस्ट अग्नि रहती है हमारी इस बार इस समय। इसीलिए हमें इस समय मधुर रस प्रधान आहार खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत अच्छी है, बॉडी को मधुर रस चाहिए उसके नरिशमेंट के लिए। तो जितना आप हैवी फूड खाते हो ना अभी, जैसे कि इस समय हम लड्डू खाते हैं, है ना, सभी को खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट के जो लड्डू बनते हैं वो खाते हैं हम, हलवा खाते हैं बादाम का, गाजर का, गाजर आती है सबके घर में, गाजर का हलवा बनता है। अभी हम सब डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी साल भर की डाइट ही बिगड़ी हुई रहती है। इसलिए आप जो भी आप अभी खाना चाहिए ना वो आप नहीं खा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बाकी समय इतना अनसन खा चुके होते हो कि आपका पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो वैसे अगर हेल्दी पर्सन है और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो उसको बिल्कुल रोज आधा कटोरी हलवा खाना चाहिए। अभी अगर आपने अभी हलवा खाया, अभी ये सब चीजें खाई, आपकी बॉडी को 6 महीने तक वो नरिश करके रखता है। तो घर में लड्डू बनाइए, लेकिन उसको पचाने की भी शक्ति रखिए। सिर्फ लड्डू लड्डू खा लोगे ना तो लड्डू जैसे ही हो जाओगे ठंड में। तो इस बढ़ी हुई अग्नि का उपयोग करिए। डाइट में क्या क्या खा सकते हैं आप? स्वीट्स ले सकते हैं, तिल की चीजें भी खा सकते हैं हम, फैट वाली चीजें भी अभी खा सकते हैं। ओके, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ऑल ग्रेन्स ले सकते हैं, नया चावल ले सकते हैं, उड़द दाल, ये सब जो हैवी चीजें है ना वो सब आप अभी खा सकते हो, क्योंकि हमारी अग्नि बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्टिल आप ये सब चीजें तब खाओ जब आपको पता हो, आपको लग रहा हो कि आप पचा पा रहे हो। इट्स नॉट कि आपकी अग्नि कुछ भी हो अभी और आप खा जा रहे हो। अग्नि मंद होगी और ये सब खा लोगे ना तो फिर पचेगा नहीं अच्छे से, शरीर को मिलेगा ही नहीं कुछ भी। तो पहले अग्नि को अच्छा करिए, अग्नि का ध्यान रख के खाइए, कि जब मन कहे कि हाँ अब भूख लग रही खुल के, तभी खाइए। मैं सबको बोलती हूँ कुछ डाइट के डूज एंड डोंट्स है वो फॉलो करना चाहिए। सुबह अगर आपका स्टमक क्लीन नहीं हुआ है तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, कुछ मत खाओ, पानी पीते रहो। 2-3 घंटे बाद ना आपका स्टमक ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो बहुत अच्छे हर्ब्स है हमारे पास, त्रिफला है, हरितकी है, जो आप एक खा लो। अगर आपको सुबह कहीं नहीं जाना है तो एक हरितकी त्रिफला खा लीजिए आप, पेट साफ हो जाएगा आपका। या रात को खा के सो जाइए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये सब आप रात को खा सकते हैं। या होटल जाके आए हैं कुछ हैवी खा के आए तो आप रात को खा लो, आपका स्टमक क्लीन हो जाएगा। कुछ वात बढ़ाने वाली चीजें इस समय अवॉइड करनी चाहिए, जो लाइट होती हैं, जो कूल होती हैं, ठंडी चीजें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए।
अभी बढ़िया आप सन बाथ लीजिए, हेड एंड बॉडी मसाज लीजिए, ये सीजन है ये सब फॉलो करने का, ठीक है। अब विरुद्ध आहार के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना हमारी सबकी डाइट और लाइफस्टाइल में विरुद्ध आहार बहुत सारे आ गए हैं। जैसे दूध के साथ दही, दूध के साथ कोई भी नमकीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उड़द दाल और मूली साथ में नहीं लेना चाहिए, केला और मट्ठा साथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दूध के साथ कोई भी खटाई वाली चीज या मछली, खट्टे फल, बैंगन, तुरई, मूली, उड़द, ये सब दूध के साथ अवॉइड करना चाहिए। दही के साथ दूध, दही के साथ पनीर, दही के साथ खीर, है ना, जैसे खीर और दही बड़ा बनता है, दैट्स द विरुद्ध आहार। इवन दही बड़ा इटसेल्फ विरुद्ध आहार है। अगर सिर्फ उड़द दाल का बड़ा बनाते हो और उसमें दही डाल के खाते हो दही बड़े में, तो विरुद्ध आहार है। उसमें आप थोड़ी मूंग की दाल डालिए, तो फिर वो विरुद्ध आहार का आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विरुद्ध आहार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है शरीर में, इंटरनली बहुत सारी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, देयर आर एनी नंबर ऑफ डिजीज जो विरुद्ध आहार से हो सकती है। तो थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखें कि कभी भी ना मीठा और नमकीन मिक्स मत करिए। जैसे दूध की जो मिठाइयाँ होती है ना, उनको नमकीन के साथ मत खाइए। और सबसे बेस्ट होता है कि आप ना, जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे दही के लिए हमारे इसमें मना किया गया है कि कार्तिक और भादो में दही नहीं खाना चाहिए। कार्तिक भादो यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, इसमें दही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ये कहना है मेरा कि षड्रस युक्त आहार होना चाहिए आपका, 6 रस होने चाहिए हमारे आहार में। सबसे पहला रस मधुर रस जाना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि बहुत बड़ी हुई रहती है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो जैसे हम मधुर रस डालते हैं थोड़ा सा वो सेटल होता है। देन यू ईट योर फूड, वॉट एवर यू आर ईटिंग, उसमें सारे रस होने चाहिए। 6 रस कौन कौन से? मधुर यानी स्वीट, अम्ल यानी सोर खट्टा, लवण यानी सॉल्टी, एंड कटु यानी पंजन मिर्ची, और तिक्त यानी बिटर कड़वा जैसे करेला, और कषाय मतलब कसैला। ये 6 रस हमारे दिन भर की डाइट में जरूर होने चाहिए। अब आप ये सर्च करो कि 6 रस किसमें हैं और कौन कौन सी चीजें हमारी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और रही बात प्रकृति के हिसाब से खाने की, तो उसमें ये बताऊंगी मैं कि जो वात प्रकृति का होता है ना, वो लाइट वेट होता है और उसकी काठी बहुत लीन थीन होती है। जैसे आपने सुना होगा लोगों को कि ये तो ना इसको घी के डब्बे में भी डुबा देंगे ना तो भी मोटा नहीं होगा, तो वो वात प्रकृति होती है, ठीक है। उसके मतलब उसका बॉडी टाइप ही ऐसा है कि वो मोटा ही नहीं होगा कभी। वो लोग बहुत वाचाल होते हैं, बहुत बोलते हैं, उनका मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है, और वो रिश्ते बनाने छोड़ने में भी बहुत फास्ट मतलब रहते हैं, और निभाने में भी थोड़े कमजोर रहते हैं। तो ये वात प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, इन्हें थोड़ा हैवी फूड की तरफ रहना चाहिए, थोड़ा सा हैवी खाना खाना चाहिए। वात बढ़ाने वाले खाना नहीं खाना चाहिए, कफ बढ़ाने वाली चीजें खानी चाहिए। सेम वे पित्त जो प्रकृति के होते हैं, उन्हें बहुत स्पाइसी, डीप फ्राइड और बहुत मिर्च मसालेदार ऐसी चीजें, फर्मेंटेड चीजें, ये सब पित्त वालों को अवॉइड करनी चाहिए। कफ प्रकृति वालों को जैसे हैवी चीजें होती है, हलवा है या गरिष्ठ चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, वो सब कफ प्रकृति वालों को अवॉइड करनी चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये थोड़ा हैवी होते हैं, इनको कफ प्रकृति वालों को अवॉइड करनी चाहिए। तो अपनी अपनी प्रकृति जानिए कि आपकी प्रकृति कैसी है। कफ वाले थोड़े से अच्छे चबी होते हैं, ओके, उनका वेट लॉस इजीली नहीं होता है, बहुत स्टेबल होते हैं, वो रिश्ते निभाते हैं, लंबा निभाते हैं, दोस्ती करिए तो निभानी पड़ेगी, हस्बैंड वाइफ बने हैं तो निभाते हैं वो लोग, चाहे कोई भी अप डाउन आ रहा हो। ये कफ प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति बहुत जल्दी टेम्परामेंट उनका हाई रहता है, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो कह देते हैं, शांत भी जल्दी होते हैं, और लेकिन उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वेरी इंटेलिजेंट। सो अलग अलग प्रकृति की अलग अलग क्वालिटी है, उसके हिसाब से आप अपने अपने आप को जज करिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है। आप किसी भी नाड़ी वैद्य के पास आके दिखा सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी, जानना चाहें तो उसके हिसाब से आप डाइट और अपनी लाइफस्टाइल रखें। और मैं तो बोलती हूँ, लिसन टू योर गट। आपका गट, जब भी आप कोई चीज खाते हो, आपका पेट खुद ही बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चल रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मत खाओ। आपको बॉडी में चेंजेस दिख जाएंगे, तो उसके हिसाब से अपने माइंड को आप वैसा रीड करके फिर डाइट को फॉलो करें। और कुछ मैं ऐसे टिप्स दूंगी छोटे मोटे जो आपको डाइट में फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि फूड को रीहीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको गर्म खाने का शौक है तो तुरंत खाइए जब बनता है तब, या फिर उसको कैस्ट्रॉल में आप रख सकते हैं और फिर खाइए, उसको रीहीट बिल्कुल मत करिए। एल्यूमिनियम का यूज बिल्कुल मत करिए। एल्यूमिनियम आयंस आ जाते हैं हमारे खाने में, जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, किडनी में जमा हो जाते हैं एल्यूमिनियम आयंस।
वो जो अपने क्या होते हैं नॉन स्टिक होते हैं कुकवेयर्स, उनको भी आप बिल्कुल यूज मत करिए, क्योंकि उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जो हर खाने के साथ आपके डिजोल्व होके आप उसको खाते हो, तो टेफ्लॉन इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। एंड माइक्रोवेव कुक्ड फूड नहीं खाइए, हो सके तो मिनिमम यूज करिए फ्रिज का, फ्रिज में रखी हुई चीजें कम से कम यूज करिए, या फिर उसको बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे ला कर फिर करें। खाने की चीज तो रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी स्टेल फूड के अगेंस्ट हूँ। तो रात का खाना सुबह खाना, सुबह का खाना रात को खाना, ये तो अवॉइड करनी है आपको, तो फ्रिज में रख के क्या करोगे, क्योंकि वो तो आपको खाने ही नहीं है। हम फ्रिज मोस्टली यूज करते हैं वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, और ज्यादा दही इनके लिए, और किसी चीज के लिए आई डोंट यूज फ्रिज। दूध भी मेरा बाहर रहता है ऑल सीजन में, क्योंकि दूध आप जैसे ही फ्रिज में रखते हो आप देखोगे बाहर रखते हैं तो मलाई पतली होती है, और अंदर रखते हैं तो मलाई मोटी हो जाती है। तो हमें सब चीजें थोड़ी हटानी है लाइफ से। सो मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है निधि जी, इसको वाइंड अप करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल डेफिनेटली देखे ना। हाँ, एक दो क्वेश्चंस है दीदी। जी। एक तो क्वेश्चन ये है कि ऑयल कौन सा खाना चाहिए, ऑयल कौन से ऑयल, खाने चाहिए, कौन कौन से देखिए कौन। ऑयल वो खाना चाहिए जो कि रिफाइंड नहीं हो, जो कि फिल्टर्ड नहीं हो, जो कि कोल्ड प्रेस्ड हो, जो कच्ची घानी का हो। आप सनफ्लावर भी खा सकते हो, आप ग्राउंडनट भी खा सकते हो, आप सोयाबीन भी खा सकते हो, एनी ऑयल यू कैन, और सरसों तेल भी, एनी ऑयल यू कैन ईट। और मैं तो बोलती हूँ चेंज करते रहना चाहिए, हर 2-3 महीने में तेल बदल देना चाहिए, हर तरह हाँ, का तेल कौन से खाना सीजन चाहिए। में कौन सा तेल खाना चाहिए, जैसे तिल का भी खा सकते हैं सर्दी में। बिल्कुल, देखिए अपन अगर एमपी की बात करें तो हमारे यहाँ मॉडरेट रहता है हर चीज, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, तो यू कैन ईट एवरी ऑयल। अपने यहाँ हम सरसों भी खा सकते हैं, तिल भी खा सकते हैं, ग्राउंडनट भी, और ये मतलब कोशिश ये करें कि सब प्लांट बेस्ड ही रहे। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि कोकोनट मिल्क इज गुड इन ब्रेकफास्ट, यस यस, इट इज गुड, वेरी नाइस। और थोड़ा डायबिटीज के कफ, लिए कुछ थोड़ा कफ डाइट का। बढ़ाता है, लेकिन कोकोनट मिल्क थोड़ा कफ बढ़ाता है, तो जिन्हें कफ की दिक्कत है या प्रकृति है उन्हें थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। अच्छा, और शुगर पेशेंट के लिए कुछ, शुगर पेशेंट के लिए डाइट के लिए पूछ रहे हैं। देखिए शुगर पेशेंट को ना हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो जितनी भी मैंने अल्कलाइन चीजें बोली है ना, अगर आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सैलेड, दही, छाछ, ये सब अगर आप अच्छे से लेते हो भरपूर, तो आप हर खाना खा सकते हो। आपको शुगर नहीं खानी है बस, मतलब रिफाइंड शुगर तो वैसे भी नहीं खानी है, आपको क्या और हमें क्या। ठीक है, शुगर तो हम सबको अवॉइड करनी है। तो रही बात, अगर आप बाकी डाइट पैटर्न, बाकी डाइट का स्लॉट आपका अच्छा है, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 4-5 फ्रूट्स मना करते हैं डॉक्टर्स, वो इसलिए कि हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट बहुत है खाने में। हम चावल भी खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, तो हमारे, और आप रवे का भी बहुत यूज करते हैं, तो हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें बाकी सोर्सेज रोकने पड़ते हैं। आप एक बैलेंस डाइट खाओ, बढ़िया सभी अनाज की आप रोटियां खाओ, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है ना, गेहूं कम खाओ, चावल आप डेफिनेटली खा सकते हैं, सब मेरे ख्याल से सब कुछ, शुगर वाला सब कुछ खा सकता है, अगर वो रोज 5 से 6 किलोमीटर वॉक कर रहा है, और एक अच्छी डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, एक अच्छा स्लीप पैटर्न फॉलो कर रहा है, और एक अच्छी थॉट प्रोसेस रख रहा है। तो डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, अगर आप उसको ढंग से टेकल करो तो आपको दवाई की भी हम्म, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, ठीक है। और ग्रीन, प्लीज रिपीट द बनाना स्मूदी योर यू मेंशन फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, एक बार बनाना स्मूदी का एक बार और से फिर आप वो बता दीजिए जो आपने बताया था ना, हाँ, एक बनाना बनाना लिया। के साथ में। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, आ रही है। हाँ, एक बनाना, एक एप्पल, इनको फाइन चॉप कर लीजिए, बढ़िया छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, साथ में 5 बादाम, 2 अंजीर, 2 मुनक्का, 5 मुनक्का, 2 खजूर, और कुछ एक चीज मिस कर गई मैं, कोई सा फ्रूट ड्राई फ्रूट, बादाम, अंजीर, अखरोट, ओके, और मुनक्का और खजूर, इन सबको बारीक इसको भी चॉप कर लीजिए, और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गाय का घी, इनको मिला के बढ़िया बाउल में मिक्स करके फिर चबा के खाओ उसको। बेस्ट एंटासिड, बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन रिच फूड है ये। ठीक है, प्लीज टेल मोर ग्रीन जूसेस। ग्रीन जूस में आप जो चाहे वो मिला सकते हैं, जैसे अभी आंवला, आंवला आ रहा है तो एक आंवला मिला दिया, है ना, हल्दी, और पालक, मेथी, गाजर, ककड़ी, लौकी, और कौन सीजन से, के जो भी कद्दू, है ग्रीन, हाँ सीजन आप सब मिला सकते हैं, वेजिटेबल। और उनको बढ़िया जूस में, जूसर में बनाइए, लेकिन ना मिक्सर में नहीं।
क्योंकि मिक्सर में फिर पल्प आपको सेपरेट करना पड़ेगा, जूसर में यू कैन हैव होल। ओके ओके। और और बच्चों को भी फ्रूट दीजिए, आप खाने सबको के, दीजिए। हाँ एक क्वेश्चन है, फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम और मॉर्निंग टाइम होता है और आफ्टरनून, मॉर्निंग, मतलब आफ्टरनून, 6-7 बजे के पहले खा लो जितने फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है। और ब्लोटिंग से कैसे बचें? देखिए अगर ब्लॉटिंग हो रहा है इट मीन्स कि आपका डाइजेशन सही नहीं है ना। डाइजेशन क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप अपने डाइजेशन के हिसाब से नहीं खा रहे हो। आपका पेट बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, क्योंकि टाइम आपका घड़ी बता रही है कि आपका टाइम हो गया है। तो जस्ट लिसन टू योर गट। गट क्लीन नहीं है तो उसको पहले क्लीन करो। ब्लॉटिंग हो रहा है मतलब आपके फूड में कोई ऐसी चीज है जो आपको सूट नहीं कर रही है, जो आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ओके जिन्हें बहुत ब्लॉटिंग हो रहा है 10 डेज के लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ के देख लो आप, आपको तुरंत ओके। ब्लॉटिंग में फर्क दिखेगा। क्योंकि आप जो मिल्क इतना पी रहे हो ना, चाय में पी रहे हो, तो शेक बना रहे हो, तो ये कर रहे हो, आपको पच नहीं रहा तो ब्लॉटिंग कर रहा है। और एक फिर भी नहीं क्वेश्चन है कि अगर जैसे, हाँ एक क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अलावा और सुबह उठने के बाद में क्या खा सकते हैं? उसके अलावा मतलब फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं साथ में उसके, मतलब इसके साथ ही करना है, इसके अलावा क्यों? अलावा तो करना ही नहीं है, तो खाना ही खाना है। हाँ अलावा ये तो खाना ही मतलब खाना है, ये सही तो है। मैंडेटरी मैंडेटरी कर लो अपनी लाइफ में कि पहला ये मुझे मेरे पेट में डालना ही डालना है। हाँ ठीक है, उसके बाद आप खाओ ना, पोहा खाओ, उपमा खाओ, जो आपकी इच्छा है हाँ, सब खाओ। वो जीभ के लिए। हाँ अदरवाइज जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, वही है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते हैं कि चाय, चाय के बिना हेडेक होता है तो क्या करें? देखिए जो चाय के बिना हेडेक होता है ना, दैट इज अडिक्टिव हेडेक, मतलब एडिक्शन है आपको चाय का, इसलिए होता है। जैसे मैं चाय नहीं पीती तो मुझे हेडेक नहीं होता सुबह या एनी टाइम। तो जो लोग एडिक्शन में जा चुके हैं चाय के, जैसे अपन बोलते हैं ना कि लोगों को दारू का एडिक्शन होता है, सिगरेट का होता है, मैं तो बोलती हूँ सबसे बुरा चाय का एडिक्शन है, क्योंकि वो छूटता ही नहीं है। दारू हम्म, वाला एक बार में दारू छोड़ देगा, 15 दिन में एक बार पीता है या हफ्ते में एक बार पीता है, लेकिन चाय वाला दिन में 3 बार पिएगा, 2 बार पिएगा, लेकिन वो डेली पीता है। तो चाय का एडिक्शन ज्यादा बुरा है। तो ये एडिक्शन वाला जो हेडेक है ना, ये 4 से 5 दिन या एक हफ्ते ही रहेगा, उसके बाद आपको हेडेक कभी जीवन भर नहीं होगा। हम्म, माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण आपको पता है चाय है। तो जब मैं माइग्रेन के लिए पेशेंट्स को दवाई देती हूँ ना, तो एक ही शर्त में देती हूँ कि वो चाय छोड़ेगा तो ही दवाई दूंगी मैं। तो इट्स हम्म, हार्डली 5 to 7 days यू सफर फ्रॉम हेडेक, बट लाइफ टाइम के लिए ना आप अपने आप को एसिडिक मीडिया से दूर रखोगे, अपनी आधी ज्यादा बीमारियां आप चाय छोड़ने से ठीक कर लोगे। एसिडिटी तो आई क्लेम, एसिडिटी, माइग्रेन, कि अगर आपने चाय छोड़ी तो 50% इलाज आपने ही कर लिया अपना, फिर आपको हमारे पास आने के लिए ना सिर्फ 50% की जरूरत रहेगी। डॉक्टर सुषमा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई एम गोइंग अंडर कीमोथेरेपी राइट नाउ, ओके जी। and I have excellent, I have too much of acidity and gas. The moment I take my chemo, I get by 7 days are horrible. Like whatever I eat goes into gas, and then acidity बढ़ जाती है. तो आप एक मुझे, काम करिए ना, 3 हाँ जी, जूसेस आते हैं जो मैं मोस्टली मेरे कीमो पेशेंट्स को बोलती हूँ लेने के लिए। हाँ जी, मैं ना, या तो आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा। एक होता है शहतूत का जूस, और अनार का जूस, और गुलाब अर्क, ये 3 का जूस आता है। ये तैयबी कंपनी होती है, वही बनाती है। आई विल प्रोवाइड यू इफ यू आर इन कनेक्शन टू मी, या फिर मैं आपको कुरियर कर दूंगी। इन 3 का जूस आई रिकमेंड टू एवरी कैंसर पेशेंट्स गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी। ये 3 का 20-20 ml मिक्सचर बना के आपको पानी के साथ लेना है दिन में 3 बार, बिफोर गोइंग टू कीमो और कीमो के बाद भी 7-8 दिन 10 दिन, क्योंकि बॉडी का क्या हीट लेवल बहुत बढ़ जाता है कीमो की वजह से। तो आप कुछ भी खाओगे ना वो एसिडिक हो जाता है। तो ये आपकी आपकी मीडिया को बहुत अल्कलाइन रखता है। तो ये 3 जूसेस आप जरूर पीजिए, और साथ में ज्वार का भी जूस आप जरूर पीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे दीदी, अनार का? शहतूत, अनार और गुलाब अर्क। शहतूत जूस, अनार का जूस, ये बना हुआ आता है, मतलब नॉट फ्रेश अनार आई एम टॉकिंग अबाउट, ये बना हुआ, उसका अर्क अच्छा अच्छा, बनाते हैं actually। हाँ, वो वाला लेना है। तो तो तीनों शहतूत का अर्क जूस, लेना है? तीनों के बने हुए जूसेस आते हैं, वही लेने हैं, क्योंकि क्या ठीक होता है, है जो आपके हम जिस पास फॉर्म है में, अवेलेबल? हाँ आई कैन अरेंज इट। ठीक है, ओके। तो कल्पना जी, मैंने आपको सुषमा जी का नंबर सेंड किया, आप एक बार चैट में डाल देना, हाँ मैं डाल देती हूँ। है ना। और एक था तो व्हीट ग्रास का जूस बोलते हैं, इट्स गुड.
Is मैंने it वही बोला how द्वार much का, effective? वीट ग्रास का जूस भी 1 गिलास जूस डेली पीना चाहिए कीमो पेशेंट्स को। कीमो पेशेंट्स के लिए? बट हाँ, वो नॉर्मली जो भी सब लेडी पी आते सकते हैं। हैं या घर जी, पे व्हीट ग्रास को मीन्स पॉट में रख के बेस्ट फिर उसको कटिंग, हाँ दैट बेस्ट इज होता है गुड, घर पे और आप जो उगाना। बाहर रेडीमेड आता है वो बेटर है? नहीं, वो घर पे उगाना बेस्ट होता है उसमें तो। अच्छा बढ़िया 7 गमले रखो आप, और एक एक गमले का आप एक एक दिन यूज करो, तो अगले हफ्ते उस वाले में भी आ जाते हैं ग्रास। फिर एक एक मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दो सब गमलों पर, और मंडे को जिसका लिया ना नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले का लो, और उसमें वापस से बो दो आप, तो वो हर हफ्ते उग जाते हैं। वही वाला जूस पीना चाहिए। व्हाट आर एक द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग व्हीट ग्रास? क्या बोल रहे हैं? बेनिफिट्स क्या है व्हीट ग्रास के? वीट ग्रास में रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम हमारे शरीर में जो भी वियर एंड टियर चल रहा है, जो भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना, उनके लिए वो बहुत अच्छे चीज, क्योंकि वो ऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये व्हीट ग्रास जाके ना एंटीऑक्सीडेंट देता है और उसको नलीफाई करता है। तो डेली आप व्हीट ग्रास जूस थोड़ा ले सकते हो, लाइक 20 ml की क्वांटिटी में डेली लेना चाहिए। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके, टॉक्सिन्स तो रिमूव करता ही है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन भी है वो। तो इट्स लाइक एवरीबॉडी शुड टेक व्हीट ग्रास जूस। लेकिन मुझे कोई भी एक जूस, चाहे व्हीट ग्रास हो अच्छा, चाहे एलोवेरा हो, आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप ना हर 15-20 डेज में जूस को चेंज करो। एक ही जूस मत पीते रहो। ये तो मैंने जिन्होंने कीमो की बात की ना उनके लिए बोल रही थी कि उन्हें डेली व्हीट ग्रास का जूस और ये 3 जो जूस बताए वो लेना ही चाहिए उनको। अच्छा तो अब मुझे और एक लास्ट सवाल है। मेरा WBC immediately goes down, so after 24 hours I have to take one WBC injection after my chemo. तो वो है ना पूरा बॉडी में हैवॉक कर देता है, मेरा पूरा बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, because it goes to the bone marrow and it stimulates your white cells to so that I don't get any secondary infection. तो कौन सी चीज से व्हाइट WBC सेल्स बढ़ते हैं, कौन सी यही खाने तीनों पदार्थ? जूस, ये तीनों अच्छा। जूस और व्हीट ग्रास जूस ये WBCs को ही बढ़ाने में हेल्प करते हैं सबसे मेजर। क्योंकि आपकी बॉडी में सारे सेल्स मरते हैं ना कीमो से। क्या होता है कैंसर सेल के साथ साथ आपके हेल्थी सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो Exactly. WBC लेवल भी नीचे आ जाता है काफी, जी, और इन्फेक्शन के जी, चांसेस भी उस समय बढ़ जाते हैं। आप ये तीनों जूस, जी। ये मेरा प्रैक्टिकल करा हुआ है, ये कम से कम नहीं तो भी 50 कैंसर पेशेंट्स है, और उनका पूरा सफर इतना अच्छा निकला है ये तीनों चारों जूस पीने के कारण। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करिएगा, आई सप्लाई यू द जूस। Oh, Shushma thank you. Di, Shushma Di, can I add one thing? My sister was suffering from the cancer, and papaya का leaves का यदि जूस लेते हैं तो 2-3 दिन में बहुत अच्छा उसका प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। हाँ, So we प्लेटलेट can बढ़ाने add की तो papaya बेस्ट leaves दवाई juice है। also and kiwi also. यस डेफिनेटली, अच्छा, प्लेटलेट के लिए तो दोनों चीज बहुत अच्छी है। And Shushma Di, thank you very much इतना अच्छा नॉलेज के लिए। बहुत सारे जूस को मैं ट्राई करूंगी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। मैं Thank you, एक Sushma क्वेश्चन ji. पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मेरे को बस ये पूछना था, जैसे आपने केले में बोला है कि ड्राई फ्रूट्स डालना, तो ये भिगो कर करना है या सूखा डाल देना है? भिगो के जैसे आपको मुनक्का भी भिगो सकते हैं आप, अंजीर भी भिगो सकते हैं, और बादाम भी और अखरोट भी, चारों भिगो के ले लीजिए। बाकी खजूर तो आप ऐसे ही नॉर्मली वो गीला ही होता है। हाँ हाँ, उसको तो जरूरत नहीं है। एक मेरा और था क्वेश्चन कि ये रात के दूध के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि सुबह जैसे आपने बोला शाम को 6 बजे के बाद नॉर्मली खाना रोक दीजिए, है ना? और जैसे कुछ लोग रात में दूध रेकमेंड करते हैं, तो आप इसमें क्या बोलते हो? दूध के लिए बोल रहे हैं? जी जी जी। यार दूध के लिए तो ना मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अगर आप पचा सकते हो तो ही पियो। हाँ, ये अगर वो आपको ठीक लग है, रहा है दैट आई गॉट इट। लेकिन हाँ। फिर भी जैसे लोगों को एक अभ्यास हो गया ना रात में दूध पीने का, तो आयुर्वेद में आई थिंक उसको मना करते हैं, ऐसा मेरे को कुछ जानकारी है, मिली है मतलब। देखिए मैं ना दूध के लिए टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, सिंपल आप अच्छा। समझो इस बात को, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट किसी भी टाइम पे दूध का कोई मनाही नहीं है। लेकिन नॉर्मली सनसेट के बाद आपको कुछ लेना ही नहीं चाहिए पानी के अलावा। ठीक है, गॉट 9 o'clock के बाद आप पानी भी मत पियो, बेस्ट चीज। 9 o'clock, हाँ हाँ ठीक है। 6:30 बजे खाना खा लोगे आप, 7:30 बजे आप 7:30 से लेकर 9 बजे तक जितना पानी पीना है 2-3 गिलास पी लिया, काफी है इनफ है बॉडी के लिए। उसके बाद यू स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। नहीं तो लोग क्या करते हैं आपको पता है, पी के सोते हैं
फिर वॉशरूम जाते हैं, फिर पी के फिर सोते हैं, उसके बाद फिर वॉशरूम आती है, रात भर यही काम करते हैं। मैं बोलती है सोते कब है ये लोग? सही तो सही, ये चक्र बंद करिए। 9 बजे के बाद पानी बिल्कुल मत पीजिए। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। 6:30 7 बजे खाना खाते हैं तो पता चल रहा है 9 बजे खा के अगर सो रहे हो तब तो फिर प्यासे रह जाओगे आप। तो अपना शेड्यूल पूरा सही करोगे ना अगर, तो सब चीजें सही सेट हो जाएगी। ठीक है, तो Right. 6:30 7 बजे तक डिनर कर लीजिए, 9 बजे तक पानी पी लीजिए 2-3 ग्लास, एंड देन गो टू स्लीप बाय 10-10:30। दीदी बहुत वो सारे क्वेश्चंस हैं क्या है? अभी सबके हाँ, पास, एक लेकिन टाइम के हो लिए चुका है। 1 मिनट उपासना जी, 1 मिनट। हाँ, आपका क्वेश्चन ले लेंगे, उपासना जी का क्वेश्चन लास्ट होगा क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। बट आप अपने क्वेश्चंस कल्पना जी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम एक साथ सुषमा जी से पूछ के उसके आंसर्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना? तो उपासना जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट होगा हमारे इस सेशन का। हाँ जी, बोलिए। दीदी अपने इंडिया में हमेशा बात करते हैं कि फ्रोजन चीजें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट हम फॉरेन कंट्री देखते हैं कि लोग यहाँ पे जैसे चीजें खाते हैं, जो जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी जब जैसे यूएस में गए हैं या कहीं और गए हैं, तो वो बताते हैं कि वो महीने का मतलब बना के डीप फ्रीजर में रख देते हैं, रोटी भी बना के रख देते हैं, क्योंकि उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता। और वो हमें ये बोलते हैं कि आप इंडियंस को सिर्फ खाना बनाने का ही काम है, सुबह से शाम तक उनको खाना ही बनाना होता है, फ्रेश फ्रेश ही खाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम यही सब चीजें खाते हैं और देखो हम तो पूरे हेल्थ। मुल्ला हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब हम लोग इतना टाइम लेके पैदा हुए, क्या पता है। देखिए वहाँ का टेम्परेचर अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। मेरे इतने फॉरेनर पेशेंट्स, इतने सारे अपने इंडियन जो फॉरेन रह रहे पेशेंट्स हैं मेरे, तो उनके पेट का हाल, उनकी प्रॉब्लम्स का हाल चाल हमें बहुत नहीं पता है। मैंने बताया आपको कि हमें कई टाइम तक तो पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या डिजीज पल रही है। दे डोंट नो। अगर आप इंडियन ओरिजिन हो और आप बाहर रह के लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। और दूसरा, वहाँ का टेम्परेचर इतना लो होता है कि वहां पे आपकी फ्रोजन चीजें फिर भी टिक जाती है, लेकिन इंडिया में वो चीजें नहीं टिकती है। कहीं ना कहीं आप उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती ही होती है, जो आप अपने अंदर लेकर शरीर में डिजीज लाते हो, बैक्टीरिया और वायरसेस को एंट्री देते हो। तो आप इंडियन हो, आप ब्लेस्ड हो, आप इंडिया में रह रहे हो, तो प्लीज हैव फ्रेश फूड। इतना तो हमारी लाइफ में टाइम होना ही चाहिए कि हम बना लें फ्रेश और खा लें फ्रेश। अगर इतना टाइम नहीं है तो मैं बोलती हूँ वो कमाना छोड़ दीजिए, आप वैसा काम करना छोड़ दीजिए जिसमें आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिल रहा है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी पेशेंट्स देखती हूँ, मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करती हूँ, बहुत सारे क्लब्स की मैं उससे एसोसिएटेड भी हूँ, सोशल भी हूँ, लेकिन फ्रेश खाना बनाती हूँ, फ्रेश खाना खाती हूँ। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक हमें शर्म आने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम फ्रेश खाते हैं और खिलाते हैं, और हम टाइम निकालते हैं इन सब के लिए। कि जब वो हमारा ही मजाक उड़ाते हैं कि आपको खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, कि हम काम करते हैं, इंडियंस कोई काम नहीं करते। तो उनको मजाक उड़ाने दीजिए ना, आप अपने आप को फील मत करो कि आपको कोई मजाक उड़ा रहा है। डोंट बी आप फुटबॉल अपना ऑफ पॉइंट, अदर्स ओपिनियन। हाँ आप ना अपना पॉइंट रख नहीं पा रहे हो उनके सामने। आपको पता है उपासना जी, आपको पता है आप अपना पॉइंट अच्छे से रख नहीं पा रहे हो उनके सामने, आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि आप सुपीरियर हो उनसे। और मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप उनसे बहुत सुपीरियर हो, आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपने थॉट प्रोसेस थोड़ा वीक कर लिया है। तो अपने आप को आप सुपीरियर ये प्रूव करके दिखाओ कि नहीं नहीं हम अच्छी लिविंग कर रहे हैं, आपकी लिविंग सही नहीं है। ठीक है उपासना जी, आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है? मैम, मैंने प्रोग्राम किया है, मेरे को हाँ, एक तो किसी की फुटबॉल नहीं बनना है हम लोगों को। वो जो कह रहे हैं वो उनके साथ, और हम जो सही समझ रहे हैं वो हमारे साथ। और मैं तो मेरे बोलती बहुत अच्छा, आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए। ओके यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, खत्म बात। थैंक यू सुषमा जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मेरे ख्याल से सभी ने बहुत ही बेनिफिट किया होगा इस सेशन से। और सुषमा जी का नंबर यहाँ है। जैसे सुषमा जी ने बताया कि हो सके तो ऑर्गेनिक खाएं, और हम लोग बोलेंगे कि हो सके तो ऑर्गेनिक उगाएं, है ना यस सुषमा जी? आपसे गार्डनिंग, हाँ, एक ठीक है गार्डनिंग का ना? सेशन ले लीजिए प्लीज। हाँ, तो हो सके तो ऑर्गेनिक उगाएं। तो मैं, नीलिमा जी और कल्पना जी गार्डनिंग के सेशंस लेते रहते हैं। अगला सेशन हमारा 15 से है, तो 15 to 17। हाँ,
15 to 17 है, तो आप लोग भी कल्पना जी को अपना नंबर, कल्पना जी ने अपना नंबर डाला हुआ है, आप उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने नंबर्स अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, ठीक है। तो और बहुत ही मजा आया सुषमा जी हमें सेशन में, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you सुषमा so दी। much. थैंक you, यू सुषमा जय जी, गुरुदेव। बहुत ही अच्छा लगा। Thank you, थैंक यू, ma'am. बहुत अच्छा सेशन Thank you था। so much. Thank you. Thanks to you all for attending and patiently listening me. बहुत अच्छा, इतना अच्छा था कि बस लग रहा था आप बोलते ही जाओ। बहुत अच्छा था। Thank you so much. थैंक यू, जय गुरुदेव एवरीवन। Thank you, everyone. Thank you, Sushma ji. Thank you so much, everyone.